गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। मित्रों, हम अगली कड़ी में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल में आज कुछ और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग मैप पे पहले समझते हैं, उसका पहले ज्योग्राफिकल कंडीशन देख लेते हैं मैप पे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मित्रों देखिए, ये कल हम बताए थे कि ये हड़प्पा का पोजीशन है और ये मोहनजोदड़ो है और ये चंदूड़ो है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये तीनों पाकिस्तान में था। अब पढ़ेंगे हम रोपड़ के बारे में। ये देखिए रोपड़ है, यहाँ से सतलज नदी निकलती है, इस प्रकार से जाके सिंधु में मिलती है इस प्रकार से। ठीक है, ये सिंधु आकर सिंधु है, इसमें मिल जाती है। ठीक है, तो सतलज नदी के किनारे आपको रोपड़ मिल जाएगा और यहाँ पे हरियाणा में आपको बनमाली मिलेगा और राजस्थान में आपको कालीबंगा मिलेगा। इस तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये चौथा पढ़ेंगे लोथल, जो कि खंभात के खाड़ी में है। मित्रों यहाँ पे एक चीज समझना है आपको, ये गुजरात का एरिया है और ऊपर वाला जो होता है वो कच्छ का खाड़ी है और नीचे वाला खंभात का खाड़ी है। काफी कंफ्यूजन रहता है मित्रों, तो आप लोग इसको कैसे याद करिएगा। जैसे मैं याद किया हूँ, आप कोशिश कर सकते हैं कि पहले को उसके बाद खो, तो ऊपर में पहले को आया उसके बाद खो आया, तो को से कच्छ और खो से खंभात। तो ये खंभात के खाड़ी में आपको ये मिलेगा लोथल, तो ये गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में, बनमाली हरियाणा में और ये पंजाब में। तो चार राज्यों का एक विशिष्ट स्थल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। आप फिगर को देख लिए, समझ में आ गया। तो मित्रों, किसी भी प्रकार से आजकल का दौर जो चल रहा है, नए प्रकार से प्रश्न उठते हैं, तो वहाँ आप लोग तैयार रहेगा। सीरीज जी करने दे देगा नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, तो आप लोग ये सब चीज को देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और बिना मतलब परेशानी के आप जो है काफी नए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा भी मंशा यही है कि आप लोग बेहतर ढंग से चीजों को समझें और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा स्थापित करें। तो ये सब देखने से आपको आइडिया मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, चलिए अब देखते हैं। ये चार स्थल प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा हम मोहनजोदड़ो के बारे में बात करेंगे। कल कुछ पॉइंट थे और भी इसमें ऐड किया जा सकता है। तो ये मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है मित्रों, और यहाँ मोहनजोदड़ो में कांसे की नाचती हुई मूर्ति भी प्राप्त हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। और मोहनजोदड़ो में पशुपति शिव का साक्ष्य मिला है, जो आगे चल के शिव धर्म जिस पर हम लोग चलते हैं, शिव धर्म जो बढ़ता है, उसमें पशुपति शिव की साक्ष्य यहाँ पे मिलता है। और 6 भट्टों का अवशेष भी प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से। तो चलिए ये सब पॉइंट को आप अपने पास देख लीजिएगा अच्छा से। अब हम चले हैं लोथल के बारे में पढ़ते हैं। लोथल कहाँ है? गुजरात के खंभात की खाड़ी में है। ये किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी के किनारे है मित्रों। कौन सा नदी? भोगवा नदी के किनारे। और ये अहमदाबाद जो शहर है वर्तमान में, वहां पे अवस्थित है ये। ठीक है, इसकी जो खोज वह है रंगनाथ राव ने किया है। किसने? रंगनाथ राव ने किया था। ठीक है, तो रंगनाथ राव ने जो किया था उसका 1957 ईस्वी में इसकी खोज किया गया है। चलिए, लोथल का जो एक प्रकार से आपको पहले विशेषता बताऊं तो लोथल यूं कहे कि सिंधु सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल, व्यापारिक स्थल था, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगा। ये व्यापारिक स्थल के रूप में काफी प्रसिद्ध था। यहाँ तक ये कह सकते हैं कि पूरे प्राचीन विश्व में जिस प्रकार का गोदीवाड़ा अर्थात बंदरगाह लोथल में अवस्थित था, वो पूरे विश्व में कहीं नहीं था। तत्कालीन विश्व की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो कई सारे चीज को आप समझ पाएंगे कि लोथल में कई सारे जो चीज मिलेंगे इसी से संदर्भित मिलेंगे। बंदरगाह था तो स्वाभाविक बात है यहाँ देश विदेश से व्यापार होता रहा होगा, और जब व्यापार होता रहा होगा तो किसी वस्तु को नापने के लिए बटखरे की आवश्यकता होती है, मुहर इत्यादि की आवश्यकता होती है। ठीक है मित्रों, तो ये सारी चीजें एक कंसेप्ट से आपको याद रह जाएंगे। तो देखिए, गोदीवाड़ा तो आप समझ गए, दूसरी बात मोहर मिलेगा, बाट मिलेगा, व्यापारिक केंद्र होगा, ये भी समझ में आ जाएगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाथी के दांत मिले, और आपको मालूम है कि हाथी के दांत से स्केल भी बनाया जा सकता है। और बंदरगाह जैसे शहर में जहाँ पे विभिन्न प्रकार का व्यापारिक गतिविधि होगा तो वहाँ स्केल का भी जरूरी पड़ेगा। तो हाथी का जब उसके बाद दांत अवेलेबल था तो हाथी के दांत का स्केल भी उन्होंने बनाया। तो यहाँ तक तो आपको लगता है याद हो ही गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, और बड़े बंदरगाह वाले जहाँ पे शहर होंगे वहाँ पे
चावल का काफी खपत होता है, हम याद करने के लिए बता रहे हैं। यानी चावल का साक्ष्य जो है यहाँ पे मिलता है, और चावल के साक्ष्य के आधार के साथ साथ ही विशाल जलकुंड का भी साक्ष्य है। देखिए मित्रों, विशाल जलकुंड जो है पहले वाले से रिलेट हो सकता है, गोदीवाड़ा से ही रिलेट हो सकता है। क्यों कि कहीं बंदरगाह होगा तो विशाल जलकुंड होगा। मैं इसलिए आपको रिलेट करने के लिए बोलता हूं कि कई बार जो है तथ्यों को आप मिस कर देते हैं, हम लोग मिस कर देते हैं। अगर आप एक बार समझ के साथ, अगर हम सिर्फ मान के चलिए, हम सिर्फ इतना सा याद रखते हैं कि लोथल एक गोदीवाड़ा था यानी बंदरगाह था, तो कई चीज उसमें जोड़ करके खाली रख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। जैसे बटखरा है, हाथी का स्केल है, ठीक है, मोहर है, ठीक है, विशाल जलकुंड है, उसी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो चावल आप देख लिए, चावल की भी यहाँ पे साक्ष्य मिला है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अग्नि वेदिका। अग्नि वेदिका यहाँ पे मिला है, और अग्नि वेदिका का जो स्ट्रक्चर था तो कुछ वृत्ताकार थे तो कुछ आयताकार थे अग्नि वेदिका। ठीक है, अग्नि वेदिका आपको और एक जगह मिलेगा, उसके बारे में बताएंगे तो साम्य स्थापित करने के लिए। ठीक है मित्रों, तो अग्नि वेदिका आपको कालीबंगा में भी मिलेगा, हम बताएंगे। तो अब आपको लोथल के बारे में यहाँ तक समझ में आया। तब देखिए, अब जो है आप समझ गए कि किस प्रकार से अग्नि वेदिका दो प्रकार का था, एक आयताकार था और एक वृत्ताकार था। उसके बाद आपको यहीं से गोदीवाड़ा से ही आपको घोड़े का मृण मूर्तियां मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ 3 युग्मित समाधि भी मिलेगा। ठीक है मित्रों, और यहाँ पे एक जो सबसे विशेष बात है, दुर्ग एवं निचले शहर में विभाजन नहीं था। आपको हम कल बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी शहर जो था 2 भागों में मुख्यतः विभाजित था, एक ईस्टर्न पार्ट था और एक वेस्टर्न पार्ट था। ठीक है मित्रों, तो ये ईस्टर्न पार्ट, ये वेस्टर्न पार्ट जो होता था, ये किला से घेरेबंदी होता था, और ये जो है उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जबकि यहाँ पे सामान्य वर्ग के लोग रहते थे। ठीक है, तो ऐसे में आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा विभाजन नहीं था, दुर्ग और निचले शहर में विभाजन नहीं था, ये सब एक साथ में था। ठीक है, विभाजन नहीं था, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। तो आप लोग पढ़े थे चंदहुड़ो में किस प्रकार से मनके का कारखाना हुआ करता था। यहाँ पे भी मनके का बनाने का तकनीक और उपकरण मिला है, मनके को छेद करने का जो यंत्र है यहाँ से मिला है, और यही लोथल सहित चतुर लोमड़ी का भी साक्ष्य मिलता है। ठीक है, घड़े इत्यादि पर उत्कीर्ण मिलेंगे, चतुर लोमड़ी का साक्ष्य मिलता है। तो इस प्रकार से आप जो है लोथल को समझ गए। लोथल में अगर आप एक केंद्र बिंदु समझेंगे गोदीवाड़ा, तो काफी सारी चीज को समझने के लिए आएगा। गोदीवाड़ा से आप मनके का भी बात जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये व्यापारिक केंद्र है, व्यापार वाला काम होगा। चलिए आगे आइए तो देखते हैं कालीबंगा। कालीबंगा भी काफी महत्वपूर्ण है स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का, जो कि आपको मिलेगा। कालीबंगा का सीधा मीनिंग होता है काली चूड़ियां। जब हम चंदहुड़ो के बारे में आपको बता रहे थे तो अभी भी रिलेट करके आपको बताता हूं कि वहां पे सारे श्रृंगार के साधन थे, काली चूड़ियों के बारे में बात नहीं हुआ था। तो यहाँ से आपको चूड़ियां मिल जाएगा, क्योंकि काली चूड़ियां का तो यहाँ पे बात ही है, कालीबंगा का मतलब ही काली चूड़ियां है। ठीक है मित्रों, चलिए ये देखेंगे इसको। ये जो है कौन सा नदी के किनारे है, तो ये घग्गर नदी, जो कि प्राचीन रूप में इसको कह सकते हैं सरस्वती नदी था, उसके किनारे था। ठीक है, कहाँ है, तो राजस्थान में। खोज इसका अमलानंद घोष एवं बीके थापर ने किया है। ठीक है, चलिए इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट बात आप पढ़ेंगे, अगर पूरे सिंधु सभ्यता को आप मान लें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 राजधानी थी, अगर तीसरी राजधानी खोजना पड़े उसकी विशेषता के आधार पर, तो आप कह सकते हैं कि कालीबंगा उसकी तीसरी राजधानी थी। इसकी यह विशेष स्थिति था, किसकी, कालीबंगा का। ठीक है मित्रों, और कालीबंगा एक क्षेत्र है, कहाँ का आपको बता दिए, कालीबंगा कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है मित्रों, तो राजस्थान में ये जो क्षेत्र मिला है कालीबंगा, यहाँ पे आपको मिलता है जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो कालीबंगा से मिलता है। और जब जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, तो वहीं विद्वानों ने ये भी तर्क से निकाला कि वहां पे सरसों का पौधा जो रोपा जाता था, उसका जो डिस्टेंस होता था, दूर दूर उसका पौधा होता था, जबकि चना जो होता है बहुत नजदीक नजदीक उसका पौधा हुआ करता था। तो ऐसा उन्होंने तर्क निकाला है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कालीबंगा में कच्ची मिट्टी का प्रयोग हुआ है और अलंकृत ईंटें का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अलंकृत ईंट। तो जब कभी भी कोई ऐसा शब्द आपके पास आए जिसका दोहराव हो, तो आप जरूर रिलेट करने की कोशिश कीजिए। हम चंदहुड़ो जब बता रहे थे तो उस समय आपको बताए थे कि वहां पे जो है बकराकार ईंट का प्रयोग हुआ था, और बकराकार ईंट अगर पूछेगा चंदहुड़ो और अलंकृत ईंट पूछेगा तो कालीबंगा।
तो इस प्रकार से आप जो है रिलेट करेंगे और भी ज़्यादा आपका जो है कंसेप्ट क्लियर होगा, तथ्यों को आप समाहित कर सकते हैं, आप कर सकते हैं ज़्यादा। दोनों खंड दुर्ग से घिरा हुआ था। देखिए अभी यहाँ पे लोथल में बात हुआ था कि किसी भी प्रकार का जो है हम लोग बात किए थे, दुर्ग निचले शहर में विभाजन नहीं था। यहाँ भी दोनों खंड जो है दुर्ग से पूरा दोनों खंड ही था। अगर ये पूरा 2 खंड था तो ये सारा जगह फोर्टिफिकेशन हो गया था, यानी एक ही साथ हो गया था। ऐसा नहीं इसमें कोई अलग से नहीं हुआ था कि निचले को छोड़ दिया जाए, ऊपर वाले को सिर्फ फोर्टिफिकेशन। दोनों खंड जो है फोर्टिफिकेशन हुआ था। ठीक है मित्रों। और कालीबंगा में एक विशेष चीज मिला, जैसे कि लोथल में भी मोहर मिला, तो लोथल के जो मोहर थे उसका साम्य ज्यादातर मेसोपोटामिया से नहीं था। मेसोपोटामिया का जो मोहर होता है मित्रों वो बेलनाकार आकार का था, जो कि मिला आपको कहां से, कालीबंगा से। बेलनाकार मोहर मिला जिसका साम्य कहां से होता है, मेसोपोटामिया के मोहरों से होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया के मोहर जैसा मोहर कहां से मिला, तो कालीबंगा हो सकता है। ठीक है। अब आगे आइए, यहाँ पे भी अग्नि वेदिका आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है। और अग्नि वेदिका के बारे में पूछेगा कि सिंधु सभ्यता में अग्नि वेदिका कहाँ कहाँ से मिला, तो एक तो लोथल से मिला और कालीबंगा से मिला। तो इस प्रकार से आप रिलेट करते रहिए और एकदम आसान होते रहेगा। आगे देखेंगे बनमाली। बनमाली जो कि हरियाणा का हिस्सा, हरियाणा भी हिसार जो अभी जिला है वहां पे है। और इसकी जो खोज है, इसकी खोज क्या था, RS बिष्ट ने 1973 ईस्वी में। अब देखिए मित्रों, हम राजस्थान पढ़ रहे थे, लोथल को हम एक गोदीवाड़ा के रूप में मोटा मोटी समझे, बनमाली को हम समझेंगे एक कृषक गांव के रूप में समझेंगे। हम आपको इसलिए कृषक गांव बोल रहे हैं क्योंकि कृषक गांव था, ऐसा नहीं था। आपको समझने के लिए, तथ्यों को याद करने के लिए हम इसको, हरियाणा में अभी भी लोग जो है ज्यादा कृषि पर बहुत जोर देते हैं, बलिष्ठ लोग होते हैं, वहां पे खान पान अच्छा होता है। ठीक है। तो हम कृषि व्यवस्था यानी एक प्रकार से कृषि से जोड़कर बनमाली को देखते हैं। अब तब देखिएगा सारा चीज उसमें याद हो जाएगी आपको एक ही साथ में। तो यहाँ देखिए कृषि में क्या होगा, अच्छे किस्म का जौ यहाँ उपजाएगा, कहाँ, बनमाली में। और कृषि को उपजाने के लिए, जौ को उपजाने के लिए हल का जरूरी होता है, तो आपको यहीं से मिलेगा हल के आकृति की खिलौना। तो देखिए हम क्यों अभी कृषि से जोड़े थे बनमाली को, आप समझ गए होंगे। तो जैसे जोड़िएगा तो आपके मन में आएगा, तो हल वाला बात होगा तो कृषि से रिलेटेड होगा, कृषि से था। हल का खिलौना अगर पूछेगा तो कहाँ से, बनमाली से। तो पहले जितने कंफ्यूजन हो रहा था आपको, अब कंफ्यूजन खत्म होने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि आप लॉजिकली रिलेट करते हैं। आइए उसके बाद बैलगाड़ी। देखिए मित्रों, आज तो हम लोग ट्रैक्टर से खाद्यान्न को धोते हैं, लेकिन प्रारंभ में जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता इत्यादि का समय चल रहा होगा, उस समय बैलगाड़ी ही था, आज के रेलगाड़ी के बराबर। तो खाद्यान्न धोने के लिए बैलगाड़ी की जरूरत है, तो बैलगाड़ी का पहिया मिला। तो देखिए किस प्रकार से रिलेट हो रहा है। उसके बाद आपको देखिए, कृषि करेंगे तो जंगल झाड़ आप उनको मिलेंगे, बहुत सारे जंगल झाड़ पेड़ इत्यादि को कटाई भी करना पड़ेगा, तो कुल्हाड़ी का इस्तेमाल जरूरी है कृषि कार्य में, तो तांबे का कुल्हाड़ी का भी इस्तेमाल यहाँ पे हुआ। ठीक है। अच्छा ठीक है। अब वहां पे बनाग्र, तांबे का बनाग्र का भी इस्तेमाल होगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ से यहाँ तक लेकर के आपको जो है एक ही झटके में याद हो गया। क्यों? क्योंकि हमको बनमाली को क्या माने, बनमाली को मान लिया कृषक गांव, तो हम अंदर से मानते हैं इस चीज को समझने के लिए, तो इशारे याद हो गए। अच्छा, बनमाली का अगर स्वरूप पूछेगा, शहर कैसा था, तो जैसे शतरंज को आप बिछा देते हैं खेलने के लिए, उस प्रकार के आकार का, शतरंज के आकार का बनमाली था। ठीक है। यहाँ पे एक चीज, विशेष चीज देखने को लिए मिला है, विद्वानों के मत में है कि यहाँ नाली का पद्धति का अभाव है। जैसा कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक नगर में नाली का एक विशिष्ट स्थान होता है, जबकि यहाँ नाली का अभाव पाया गया है। ठीक है। इतना सा जानना है बनमाली के बारे में, एकदम याद हो गया होगा। जैसे लोथल याद हुआ है, वैसे बनमाली याद हो गया होगा, कालीबंगा याद हो गया होगा आपको। चलिए रोपड़ के बारे में देख लेते हैं। रोपड़ कहाँ पे, ये पंजाब में सतलज नदी के किनारे। ठीक है मित्रों, आज जो रोपड़ है उसका जो नया नाम है, उसका नाम है रूपनगर। ठीक है। इसकी खोज किसने किया, यज्ञदत्त शर्मा ने किया। कब किया, 1955 ईस्वी में किया। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि रोपड़ की जो यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सा सिंधु स्थल सर्वप्रथम खोदा गया, तो यह रोपड़ होगा। यानी स्वतंत्र भारत स्वतंत्र होने के बाद पहला स्थल जो खुदाई हुआ सिंधु घाटी का, वो रोपड़ था। ठीक है। अच्छा, हरियाणा के बगल में ही पंजाब है। आप देखिए कैसे इसको याद रखेंगे, तांबे कुल्हाड़ी। जब हरियाणा वाले तांबे के कुल्हाड़ी का प्रयोग सीख गया था, तो क्या पंजाब वाला नहीं सीखता, एकदम बगल वाला था, स्वाभाविक था, वो भी सीख गया। तो यहाँ से तांबे का कुल्हाड़ी जो है यहाँ भी चला गया। ठीक है। अच्छा चलिए, यहाँ पे एक विशेष स्थिति क्या देखिएगा
जो कब्रगाह होता था, हर जगह आपको कब्रगाह देखने के लिए मिलेगा। जो समाधान का प्रक्रिया था, मिट्टी के नीचे दबाया जाता था, वहां कब्रगाह में एक विशेष बात था कि आदमी के साथ साथ कुत्ते को भी दफनाया हुआ पाया गया है। तो आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने वाला कब्रगाह अगर पूछे कहां से, तो रोपड़ से, पंजाब से। और यहाँ के क्या चीज देखने के लिए मिलता है कि 5 स्तर का मृदभांड यहाँ पे पाया जाता है। यानी मिट्टी के बर्तन जो है विभिन्न प्रकार का, विभिन्न स्तर का पाया गया। जैसे कि आप कह सकते हैं चित्रित धूसर काल का मिट्टी मिलेगा, काली पॉलिशदार मिट्टी मिल जाएंगे, गुप्त काल के मिट्टी बर्तन मिल जाएंगे, कुषाण काल के मिल जाएंगे। इस प्रकार से 5 स्तर का मृदभांड यहाँ पे पाया गया। यानी मृदभांडों की अगर विशेष स्थिति को देखना है तो आपको रोपड़ में देखना पड़ेगा। ठीक है मित्रों। उसके बाद आभूषण चार्ट का भी यहाँ पे प्राप्ति हुआ। तो इस प्रकार से आप लोग देख लिए कि इस 4 जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल था, बहुत आसानी से सीख ले मित्रों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।